नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम इस कक्षा में मौलिक अधिकार पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों में हमने पिछली कक्षा में देखा था बेटा समानता का अधिकार। क्या देखा था? समानता का अधिकार। राइट ऑफ इक्वलिटी देखने का प्रयास किया था। और ये कहां से कहां तक देखा था? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखे थे और इसमें किस तरह से समानता स्थापित है। और प्रश्न कई बार एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। और कल हमने 2 सवाल भी लिए थे कि अनुच्छेद 14 को अपवाद के सहित स्पष्ट करें और भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार को समझाएं और उसमें क्या अपवाद हैं यह भी बताएं। ये कल हम प्रश्न देख चुके थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे अपन स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में कहां दिया गया बेटा? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता कैसे दी जाए। व्यक्ति को स्वतंत्रता कैसे प्रदान की जाए और अगर स्वतंत्रता दी जाए तो इसके आयाम क्या हों, किन आयामों में स्वतंत्रता दी जाए। क्योंकि हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और 1947 में स्वतंत्र हुए, 1949 में हमने अपने संविधान को स्वीकार कर लिया और तब से ये बात उठने लगी कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का समावेश है। क्या है? आर्टिकल 19 में, संविधान के आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की, कितने प्रकार की? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का समावेश है। स्वतंत्रताओं का समावेश है, बहुत बढ़िया। और संविधान में कहा गया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप निश्चित रूप से अपना विकास करिए। और मौलिक अधिकारों की अवधारणा क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि वे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। समझ रहे हैं ना बात को? स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं किसके लिए होनी चाहिए? बोले भौतिक विकास हो जाए। और क्या हो जाए? बोले बौद्धिक विकास हो जाए व्यक्ति का। और क्या हो जाए? बोले नैतिक विकास। और बताइए ना, बोलो बोलो, आध्यात्मिक विकास भी हो जाए व्यक्ति का। तो इस स्वतंत्रताओं का समावेश किस लिए? कि संविधान में भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का समावेशन हो जाए, इसलिए स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 में यह कहा गया मित्रों, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, अब यहां लिखेंगे हम लोग आर्टिकल 19(1), यानी इसका खंड है। 1 क्या है? इसका खंड है। आर्टिकल 19 का खंड 1। मूलतः संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं थी? मूलतः 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ध्यान से देखेंगे, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया? एक स्वतंत्रता को हटा दिया। अब स्वतंत्रता कितनी रहेगी? 6 स्वतंत्रता रहेगी। और जिस स्वतंत्रता को हटाया 6 स्वतंत्रताएं रह गई। और जिस स्वतंत्रता को हटाया वो स्वतंत्रता क्या थी मित्रों? वो थी संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को क्या किया? समझिए बात को। संपत्ति के अधिकार को क्या किया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन से 6 स्वतंत्रताएं रहेंगी। मूलतः स्वतंत्रताएं कितनी थी संविधान में? 7। कितनी थी? 7। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको अब मौलिक अधिकार से हटा के क्या बना दिया? क्या बना दिया? विधिक अधिकार। समझ रहे ना भैया? क्या बना दिया? इसको विधिक अधिकार बना दिया
और आर्टिकल 300 का 300 का में इसका समावेश कर दिया गया। हमने पहली कक्षा में देखा था कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, विधिक अधिकार मतलब यदि इसका उल्लंघन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे या उच्च न्यायालय में जाएंगे या अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे। तो इसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया आर्टिकल 300 का के तहत। ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं वर्तमान में संविधान में विद्यमान हैं, उनको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं। आर्टिकल ऐसे बना लेंगे, आर्टिकल 19(1) स्वतंत्रताएं। क्या स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) में? देखते हैं। आर्टिकल 19(1) 19(a) में ए पार्ट कौन सा? 1(a) आर्टिकल 19(1)(a) पार्ट समझ गए? क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त का मतलब समझते हैं? अभिव्यक्त का तात्पर्य समझते क्या होता है? अभिव्यक्त का तात्पर्य यह होता है कई बार जरूरी नहीं कि शब्दों से ही बोला जाए, भाव भंगिमा, अपने शारीरिक विन्यास को इस तरह से, अपने हाथों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, कई बार कार्टून के माध्यम से भी अपनी बात कह सकते हैं। जैसे कार्टूनिस्ट होते हैं, वो कहते थोड़ी एक कार्टून बना दिया, उसमें व्यंग छिपा होता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। और वैसे भी संप्रेषण कभी भी शब्दों से पूरा नहीं होता है जब तक कि हम उसमें अपने चेहरे की, अपने हाथों की भाव भंगिमा को सम्मिलित ना करें, अभिव्यक्त ना करें। नृत्य नाटिका के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किसी भी तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, कुछ भी बोलिए आप, बढ़िया, अच्छा अधिकार है। यानी इस वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का अगर हम एक्सटेंशन करें मित्रों, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? आप बोलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको। और क्या एक्सटेंशन हो सकता है? बोले प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की जो फ्रीडम है वो इसी अधिकार के तहत आती है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसलिए मीडिया स्वतंत्र है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे के विचारों को भी अपने अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में प्रसारित कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है मित्रों। अगर आपका फोन कोई टैप कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको संरक्षण है, आपकी गोपनीय जानकारी कोई ले नहीं सकता। फोन टैपिंग के विरुद्ध संरक्षण, फोन टैपिंग के विरुद्ध संरक्षण, आपका फोन टैप नहीं किया जा सकता। व्यवसायिक विज्ञापन दे सकते हैं, उसका भी अधिकार है, व्यवसायिक विज्ञापन का अधिकार। जैसे कि आ जाकर आप देखते रहते हैं विज्ञापन, प्रकाशन का अधिकार, पब्लिकेशन भी कर सकते हैं आप अपनी किताब पब्लिश कर सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी ग्रंथ कर सकते हैं ना। आप अपनी बात कहने के लिए जब आपकी अकेली बात नहीं सुनी जा रही तो एक समूह के माध्यम से भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं, हे शिवराज जी रहम करो, लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करो, ऐसे कह रहे हैं ना। यानी आप सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए मित्रों?
हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके उद्देश्य कितने भी पवित्र क्यों न हो, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा बर्दाश्त नहीं है। बोलो ना भाई। आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी और क्या है, आप क्या कर सकते हैं इसमें बेटा, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं मित्रों, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण, हिंसा बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में आपके उद्देश्य चाहे कितने भी पवित्र क्यों ना, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे कितने भी पवित्र क्यों ना हो, आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया अधिकार मिल गया, बोलिए आप तो जो बोलना है बोलिए। मित्रों, हमने गुलामी का दंश झेला था, स्वतंत्र हुए तब भी हमने विभाजन का दंश झेला। अब हम भारतीय समाज को बंटता हुआ नहीं देख सकते, देश की एकता और अखंडता को बिखरता हुआ नहीं देख सकते। यूपीएससी में 2005 में मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया प्रश्न? कि मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन क्या है। मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन क्या है, बताओ। यानी युक्त निर्बंधन का मतलब क्या समझेंगे अपन? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? क्या हम इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा सकते हैं? और यूपीएससी में प्रश्न ही पूछ लिया, मुख्य परीक्षा में पूरा प्रश्न पूछा मित्रों, मौलिक अधिकार नहीं पूछे। संघ लोक सेवा आयोग ने कि मौलिक अधिकार क्या, ना ये गंदी बात है, ये तो सबको पता है। बोले मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन क्या लगाई जा सकती, ये महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अपेक्षा कर रहा हूं कि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। बोले इस पर प्रतिबंध क्या लगाया जा सकता है, और किस आधार पर क्या हम किसी को बोलने से रोक सकते हैं, किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोक सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं क्या, व्यवसायिक विज्ञापन जारी करने से रोक सकते हैं क्या, निर्बंधन क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन क्या है। हमने कहा हम सरकार, संविधान में ये बिल्कुल ये सोचा गया होगा कि हम किसी भी तरह की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, कुछ विघटनकारी शक्तियां अगर इस देश में काम करने लगी, देश की एकता और अखंडता अगर बाधित होने लगी, तो फिर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि देश रहेगा तब तो हम रहेंगे ना। जब देश होगा तब हम होंगे, और जब हम होंगे तभी तो बोल पाएंगे ना। बात समझ रहे हैं? बोले ऐसी बोलने की स्वतंत्रता पे यहां अपन हेडिंग लगा लेंगे बेटा, यहां युक्त निर्बंधन। हर आर्टिकल पे क्या निर्बंधन है, अलग अलग निर्बंधन है। युक्त निर्बंधन, हर आर्टिकल पे क्या निर्बंधन है ये देखेंगे। निर्बंधन मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है हर आर्टिकल पे। बोले हम ऐसी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देंगे जो देश की एकता और अखंडता को क्या करेगा, खतरा पहुंचाए, देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाए। तो क्या बोले, नंबर 1, अगर एकता व संप्रभुता के आधार पर, सॉवरेनिटी के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, एकता व संप्रभुता के आधार पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, लगा सकते हैं। यानी देश की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित रहे, अखंडता भी सुनिश्चित रहे। बोले क्या, बोले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वहां ऐसे नहीं कह सकते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर इस तरह का कोई विचार व्यक्त कर रहा है तो बोलो हम प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाना पड़ेगा, क्योंकि देश की एकता और अखंडता से जुड़ा मसला है। भैया भारत तेरे टुकड़े क्यों होंगे, क्यों होंगे? और टुकड़े करके आपको क्या, और टुकड़े करके फिर कह रहे हो कि देश में बाकी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे।
तो यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है, ऐसी कोई बात बोलता है जिससे देश की एकता व संप्रभुता अर्थात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, तो भारत की सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बात समझ गए? जैसे कन्हैया कुमार पे केस चला, क्या केस चला? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह के वाक्य आप नहीं बोल सकते। दूसरा क्या है? दूसरा और प्रतिबंध किससे लग जाएगा? बोले विदेशी राज्य यानी शत्रु राष्ट्र के साथ, विदेशी राज्य, विदेशी राज्य मतलब शत्रु जिससे अपना टेंशन चल रहा हो, शत्रु राज्य के साथ यदि आपके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, कैसे संबंध है लाला? मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर ये नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्यों क्यों क्यों? अफजल की जो गतिविधियां थी वो कैसी थी? कैसी थी? मानवता के खिलाफ थी। और अफजल को मृत्युदंड दिया वो मैंने दिया या आपने दिया? बोले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। दिया या नहीं दिया? और आप अब ऐसे नारे लगा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? विदेशी राज्य के साथ आपके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और इसमें प्लस और किस आधार पे? बोले न्यायालय की अवमानना। आप ऐसा कोई स्टेट नहीं बोलेंगे जिससे न्यायालय की अवमानना हो जाए, कोर्ट की अवमानना हो जाए। बोले अफजल का कातिल कौन? बोले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उसको मृत्युदंड दिया गया। तो बोले फिर आप क्यों बोल रहे हो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? इस तरह की अभिव्यक्ति पे हमेशा क्या लगेगा? प्रतिबंध लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। देश की सुरक्षा से संबंधित यदि कोई मसला है और आप बात को लीक कर रहे हैं तो क्या लगेगा बेटा? ध्यान रखिएगा, युक्त युक्त निर्बंधन कहां लगेगा? आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर, इस आधार पर प्रतिबंध लग सकता है। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे मत कहिएगा सीधे फोन करके, इमरान खान हाँ बोलो, हेलो हम बोल रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं? बोले ये बोल रहे हैं कि परमाणु बम कहां रखा है? ग्वालियर में रखा है, ले जाओ। परमाणु बम कहां रखा है? बोले भटिंडा में रखा है, ले जाओ। देश की सुरक्षा से संबंधित मसले हैं, अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो ऐसे कथनों को बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसीलिए को बोलते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या लग रहा है मित्रों? युक्त युक्त निर्बंधन, युक्त युक्त निर्बंधन। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था बिगड़ जाए आपके बोलने से, सदाचार, सदाचार, अपराध उद्दीपन, आपके बोलने से अपराध बढ़ जाएं तो इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचार बिगड़ जाए, बोले आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं? बोले हम तो गाना गाएंगे। बोले कैसे गाना गाएंगे? हम तो बढ़िया सड़क पे, एकदम सड़क पे गाना गाएंगे, हमारी एक्सप्रेशन का अधिकार है। भैया तुम सड़क पे गाना गाओगे तो सदाचार बिगड़ जाएगा, लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जाम लग जाएगा। इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में देखिए आप, मुंबई कोविड-19 के दौरान मुंबई स्टेशन पर किसी ने फेसबुक से ये जारी कर दिया कि ट्रेन चलेगी। किसी ने क्या? एबीपी न्यूज के जो संवाददाता थे, एबीपी साझा एक चैनल था, उसके संवाददाता ने नीचे लाइन चला दी कि 15 तारीख से ट्रेन चलेगी, 15 अप्रैल से। अभिव्यक्त कर दिया, वाकई वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। लेकिन इससे हुआ क्या? इतना वहां पे अफवाह फैल गया कि हजारों लोग मुंबई स्टेशन पर एकत्रित हो गए, जबकि ट्रेन चलने की तो ऐसी कोई संभावना नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन बंद थी। इस आधार पर उस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई।
क्योंकि आपने ऐसी बात बोली जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई बेटा? लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था का मतलब समझते हैं? नागरिकों की सुविधा। लोक व्यवस्था का मतलब नागरिकों की सुविधा, जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ गई। बात एकदम स्पष्ट है। अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो समझिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है। अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उस पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं? बोले हम तो गाना गाएंगे। कैसे गाएंगे? बोले निर्वस्त्र होकर गाना गाएंगे हम तो, लेकिन सड़क पे नहीं गा सकते लाला। स्वतंत्रता है आपकी, जिससे सदाचार नहीं बिगड़ जाए, शिष्टाचार नहीं बिगड़ जाए, समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए। तो इस आधार पर हम क्या लगा सकते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है मित्रों, वो क्या है भैया? वो है प्रेस की स्वतंत्रता। काय की स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। और एक सबसे महत्वपूर्ण निकल के आया है तथ्य, वो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। काय की स्वतंत्रता? भारत सरकार ने ये कहा, क्या कहा 1962 में, इसी आर्टिकल के संबंध में। अपन यहां लिखने की कोशिश करते हैं। युक्त युक्त निर्बंधन आप लोग नोट कर लिया होंगे। युक्त युक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लगा सकते हैं। इस आधार पर प्रतिबंध हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(a) से ही निकला है बेटा। ये सवाल आ जाता है मध्य प्रदेश यूपीएससी में पूछ लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछ लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपका आंसर क्या होगा लाला? आर्टिकल 19(1)(a) होगा या नहीं होगा? बोलो। साकल पेपर लिमिटेड, ये प्रेस की स्वतंत्रता का इतिहास समझते हैं। साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, एक मामला आया बेटा 1962 में। उस समय कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता कहां निहित है, कहां कहें कि बाकी वो व्यक्ति तो व्यक्ति के लिए, प्रेस के लिए नहीं। अब इसकी व्याख्या कौन करेगा? हम लोग पहले ही दिन पढ़े हैं संविधान के अनुच्छेद में। कौन व्याख्या करेगा? आप ही बताइए। सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक फैसला दिया, एक व्यवस्था कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। 19(1)(a) में अंतर्निहित है। बोले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही क्या है? अंतर्निहित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही है प्रेस की स्वतंत्रता। और सर्वोच्च न्यायालय ने कितना स्पष्ट व्याख्या की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वाक एवं अभिव्यक्ति की कि एक व्यापक अवधारणा है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? ये एक व्यापक अवधारणा है, कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। कैसी अवधारणा है मित्रों? ये एक व्यापक अवधारणा है। और ये प्रेस करती क्या है? एक प्रेस का जो संपादक है, मान लीजिए दैनिक भास्कर का संपादक है, तो वो संपादक अपनी बात कहेगा और यदि कोई अन्य व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो उसके विचारों को प्रसारित करेगा। अर्थात वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो है। यानी इसमें क्या करते हैं? बोले अपने विचारों के साथ साथ इसमें करते क्या है मित्रों? अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कौन है? प्रेस। इससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है बेटा? और पुष्ट होती है और मजबूत होती है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम? एक व्यापक प्रेस की स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसमें क्या कर सकते हैं हम? इस प्रेस की स्वतंत्रता में हम लोग क्या कर सकते हैं मित्रों? बोले सूचना का प्रकाशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? सूचना का प्रकाशन किया जा सकता है, पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। और
जो कर्मचारी हैं प्रेस के अंदर जो काम करते हैं, चाहे वो संवाददाता हों, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। कर्मचारियों की नियुक्ति से नियुक्ति की जा सकती है। कई बार मामला यह भी होता है अभी देखिए आप, जैसे ही मामला आया एबीपी साझा का, एबीपी साझा, एबीपी साझा, एबीपी साझा का जैसे ही मामला आया, ये महाराष्ट्र का चैनल है, जैसे ही पत्रकार के द्वारा बताई गई सूचना गलत पाई गई, जैसे अफवाह फैली, केस हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। तो प्रेस के लोगों ने नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन जो होता है, उसने महाराष्ट्र की सरकार से कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा, हे मुख्यमंत्री, हमारे संवाददाता ने जो भी बात कही है वह बात रेलवे के एक आधिकारिक पत्र के आधार पर कही है। उस पत्र को दिखाया, बाद में उस पत्रकार की क्या हुई, रिहाई संभव हो सकी। ऐसे ही जब हम प्रेस से संबंधित कोई शिकायत होती है, अगर कोई गलत सूचना प्रेस ने प्रकाशित कर दी किसी अखबार में, उसके विरुद्ध अगर अपन शिकायत करेंगे, या प्रेस पर किसी गलत आधार पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसके लिए क्या होता है, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी व्यवस्था है पीटीआई। पीटीआई पीटीआई में एक अध्यक्ष होगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, प्लस गृह मंत्री करते हैं, प्लस विपक्ष का नेता भी उसमें होता है, एक समिति बनती है विपक्ष का नेता, ये इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, पीटीआई के अध्यक्ष की। और पीटीआई का अध्यक्ष क्या होता है? बेसिकली सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, अक्सर अधिकांशतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है बेटा। जो रिटायर्ड जज होता है वो पीटीआई का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो प्रेस संबंधी मामलों को देखता है। इसमें राज्यसभा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अन्य सदस्य क्या होते हैं? लोकतांत्रिक बनाया गया है इसको, विभिन्न विचारों को सम्मिलित किया गया है इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। प्लस यूजीसी के भी मेंबर होते हैं, और प्लस अन्य अकादमिक संस्थान के सदस्य भी हो, अकादमिक में सदस्य, प्लस पत्रकारिता की जगत से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। ये लोग इस पीटीआई में होते हैं, और पीटीआई का अध्यक्ष होता है। ये पीटीआई करता क्या है? पीटीआई अगर सरकार प्रेस पर कोई अनुचित प्रतिबंध अगर स्थापित करती है, आरोपित करती है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा। प्लस यदि समाचार पत्रों में कोई गलत सूचना प्रेषित कर दी जाती है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाती है, सदाचार बिगड़ जाता है, देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाती है, देश की सुरक्षा खंडित हो जाती है, देश की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी काम करेगा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बात समझ रहे हैं ना? ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो पीटीआई में क्या होंगे मित्रों? ये सदस्य होंगे। इन क्षेत्रों से क्या बन सकते हैं? सदस्य। एक अध्यक्ष बनेगा जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जिसकी नियुक्ति यह समिति करेगी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। बात एकदम स्पष्ट है मित्रों? बिल्कुल स्पष्ट है। काम ऐसे ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में देखा एक मुद्दा उभर के आया, जिसको आप आजकल बहुत क्रांतिकारी जो पहलू बन चुका है,
मुद्दा यह उभर के आया कि हम शासन के किसी निर्णय की सूचना प्राप्त करें या नहीं करें। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आया। आरटीआई जिसको बोलते हैं आप लोग, आरटीआई, आजकल आरटीआई बड़ा फेमस हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सम्मिलित आया। नागरिकों ने कहा, हे कलेक्टर साहब हमको सूचना दो। क्या सूचना दो? बोले ये जो काम हो रहा है, सड़क बन रही है, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ। कलेक्टर साहब ने कहा, हट, तुमको सूचना दें, हम अपना बजट और बिल बना के भेजेंगे, शासन को भेजेंगे, वहां से बिल पास होगा। बोले नहीं कलेक्टर साहब हमको सूचना चाहिए। लोग मांगने लगे सूचना। ये तो संविधान लागू होते ही स्वतंत्रता का अधिकार लागू था, लेकिन अब लोगों को सूचना नहीं मिल रही थी। लोगों को यह सूचना नहीं मिली कि क्या करें। शासन के आदेशों की सूचना नहीं मिल पाती थी, शासन के जो कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना नहीं मिल पाती थी। अगर आप कोई साक्षात्कार देने गए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भगवान का प्रसाद है वो, तो समझ रहे हैं। आपको यही सूचना नहीं मिल पाती आपके कितने अंक आए, कितना कट ऑफ गया, कितनी सुधार की गुंजाइश है, ताकि हम अगली परीक्षाओं के लिए बेहतर अंक प्रदान कर सकें। मध्य प्रदेश लोक सेवा पहले एकदम लिस्ट निकल गई, ये डिप्टी कलेक्टर, ये एसडीएम, बाकी लोग रह गए, डीएसपी, बाकी लोग रह गए। वो भगवान के पास गए, भगवान हमने क्या गलती कर दी थी। और कई लोग तो भगवान के पास न जाके एकदम आंदोलन करने लगते, हमारा पेपर तो ऐसा गया था कि 100 में से 98 नंबर आते, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी मुगालते में रहते थे कि अगली परीक्षा आ जाती थी, अगली परीक्षा में फिर फेल हो जाते थे, क्योंकि पढ़े तो है ही नहीं ना, आंदोलन करते रहे। सूचना चाहिए, आपको बताया जाए, ये विद्यार्थी 80 कट ऑफ गया है, तुम्हारे अंक 76 हैं, तुमको 4 अंक की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी अच्छा हाँ 76 ही है, अगली बार फिर मेहनत करेंगे। यानी शासन के हर निर्णय की सूचना नागरिक को चाहिए, और शासन देने से मना कर दे, बोले हम किस अधिकार के तहत दें तुमको सूचना, तुम्हारा ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है सूचना प्राप्ति का। मामला उठा मित्रों, जब मामला उठेगा तो कहां जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे, विवाद का समाधान कौन करेगा, बोलो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद गया, राजनारायण, ध्यान से पढ़ेंगे, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और ये विवाद गया 1976 में सर्वोच्च न्यायालय के पास। और जैसे ये विवाद गया सर्वोच्च न्यायालय बड़ा अच्छा है, एकदम तटस्थ होकर सुनवाई करता है, संविधान की व्याख्या करता है। और इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा आप देखिए, देख के अवाक रह जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, अच्छा ये बताओ, आप मेरे बारे में कब कह सकते हो, कब बोल सकते हो कि अंगद सर अच्छे हैं, अंगद सर खराब है, अंगद सर पढ़ाते नहीं है, अंगद सर अच्छा पढ़ाते हैं, संविधान का ज्ञान है, संविधान का ज्ञान नहीं है, ये कब कह सकते हो बताओ? जब आप मेरे बारे में जानेंगे तभी तो कह पाएंगे, बोलो ना। मेरी क्लास में बैठेंगे, मेरी कक्षा में बैठेंगे, मुझसे आपका परिचय होगा, संवाद होगा, तभी तो आप मेरे बारे में अच्छे या बुरे विचार रख पाने के अधिकारी होंगे। अब आपका मेरा कोई संपर्क ही नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अंगद ओझा अच्छे प्रोफेसर है, अब उनको मेरे से तो कोई संपर्क नहीं ना, उनके मेरे बारे में जानते नहीं है वो। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी अद्भुत बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोग कह तब सकते हैं, लोग कह व अव्यक्त तब कर सकते हैं जब वे जाने। अगर वो जानेंगे तभी कुछ बात कह सकते हैं या अपनी बात अव्यक्त कर सकते हैं। समझ गए बात को? यानी उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा कि लोग कह व अव्यक्त
तब तक नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक वे जाने ना। बोलो भैया, कितनी बड़ी बात कह दी। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक वो कह नहीं सकते। वो ना जाने, अर्थात जब जानेंगे तभी तो कह सकते हैं। और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पहले लोग जाने, पहले लोग जानेंगे और फिर बाद में लोग कहेंगे। बाद में लोग क्या है, कहेंगे। तो यानी जो अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ध्यान से समझिए एकदम गणित की तरह, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को कब प्राप्त हो पाएगी, जब वो जाने। बोलो हाँ या ना। अर्थात आर्टिकल 19(1)(a) कब लागू हो पाएगा अच्छी तरह, जब लोगों को जानने का भी अधिकार हो। अर्थात ये लागू तब होगा, इससे पहले लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले लोगों को काय का अधिकार होना चाहिए मित्रों, जानने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। लोग जानेंगे तब कहेंगे ना। और इस अनुच्छेद के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मान्य किया। और आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। बोलो ना भैया, बोलो 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 बोलो, किस अनुच्छेद के तहत बोलो। आर्टिकल 19(1)(a) सूचना का अधिकार। बोले लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बोले किस अनुच्छेद के तहत, बोले अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। 19(1)(a) के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बात एकदम स्पष्ट है, बात एकदम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी अद्भुत बात कही मित्रों, कि लोग कहे वह अभिव्यक्त तब तक नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक वो जानेंगे नहीं। और जानने का अधिकार पहले है, उसके बाद बाकी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है मित्रों। और सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को वरीयता प्रदान। सूचना का अधिकार वास्तव में क्या है, ये एक मैकेनिज्म है इस अधिकार को प्राप्त करने का। समझ रहे हैं ना बात को, एक प्रक्रिया है। संविधान तो लागू हो गया था 1949 में, 1950 में हम गणतंत्र बन गए, लेकिन सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को बना, 15 जून 2005 को बना और 12 अक्टूबर 2005 को क्या हो गया मित्रों, लागू हो गया। 12 अक्टूबर 2005 को क्या हो गया, लागू हो गया, लागू हो गया। समझ रहे हैं ना बात को, बात एकदम क्लियर है। अर्थात 2005 में हमको यह मिल पाया, क्या मिल पाया, कि आपको जानने का भी अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप जान सकते हैं और आप जानेंगे तब, जब जानेंगे आप तभी आप बोल सकते हैं। इससे पहले आपको बोलने का अधिकार नहीं है। इससे पहले आप बोलने का अधिकार तो है, लेकिन बोलेंगे क्या मित्रों, बोलेंगे क्या। अर्थात सूचना के अधिकार के अंतर्गत फिर क्या प्रदान किया गया। अगर अपन सूचना का अधिकार पढ़ें, आरटीआई पढ़ें, राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ें, क्रांतिकारी कदम। सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है किसी भी नागरिक को, बोले सूचना का अधिकार क्या प्राप्त होगा सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत। बोले आरटीआई के तहत क्या प्राप्त होगा, बोले प्रशासन से किसी भी प्रकार की सूचना लेने का अधिकार है। शासन से किसी भी प्रकार की सूचना लेने का अधिकार, किसी भी प्रकार की सूचना लेने का अधिकार शासन से। शासन से हम किसी भी तरह की सूचना ले सकते हैं। कोई सरकारी निर्णय हुआ है, सरकारी निर्णय की प्रति का अधिकार, सरकारी निर्णय की काय का अधिकार बेटा, कोई भी प्रति ले सकते हैं, प्रति का अधिकार। सरकारी निर्णय की कॉपी ले सकते हैं आप। और इससे क्या होगा,
सरकारी निर्णय की आप कोई भी प्रति मांग सकते हैं, कोई भी कॉपी आप मांग सकते हैं। और समझिए इससे क्या होगा, जैसे आपने कहा मैं एसडीएम नहीं बना, आयोग का रिजल्ट निकला, पहले बड़ा ऊहापोह की स्थिति बन जाती थी, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे कि आयोग ने ऐसा कर दिया, परीक्षा में धांधली कर दी, ये कर दी। लेकिन अब बोले 3:30 बजे अंकों की सूची आती है, आपके इतने अंक मुख्य परीक्षा में, इतने साक्षात्कार में, और 4 बजे फिर पद की सूची आती है कि इसको ये पद मिला। अब आप कहेंगे कौन, वो मिस्टर राजेश क्या बन गया, बोले एसडीएम बन गया। हमारे 15 नंबर कम रह गए। आपको नंबर पहले से पता है, समझ रहे ना बात को। पारदर्शिता बढ़ी या नहीं बढ़ी, असंतोष कम हुआ या नहीं हुआ, आपको अपने अंदर सुधार करने का अवसर मिला या नहीं मिला। अवसर तो पहले भी था, किंतु अब और त्वरित गति से। अब आप आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे अगर आपको सरकारी निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई दिया है। दूसरा क्या है, जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम समझते हैं क्या होते हैं, जैसे मनरेगा के तहत काम हो रहे हैं, तालाब बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो इसका निरीक्षण आम नागरिक भी कर सकता है, जिसको अपन बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। क्या कर सकते हैं, सरकारी कार्य के निरीक्षण का अधिकार, सरकारी कार्य के निरीक्षण का अधिकार, राइट टू इंस्पेक्शन। आप जाइए, सड़क देखिए, सड़क बन रही है या नहीं बन रही हो, अरे इसमें तो गिट्टी की जगह मिट्टी लगा रहे हो इंजीनियर साहब, बोले फोटो खींचो डालो, कहां, ऊपर अधिकारियों को, और वहां से फरमान आ जाएगा, हे इंजीनियर सड़क टूट जाएगी 4 दिन में, इसमें डंबल लगाओ ना। और मनरेगा के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा निकल के आई है इसमें। मनरेगा के संबंध में अवधारणा क्या निकल के आई है, बोले सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। बोले समाज के लोग देखेंगे कि काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब ये लोग भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इंजीनियर तो भ्रष्टाचार कर सकता, संभावना है इस बात की। सरकारी कार्य को निरीक्षण करेंगे, सरकारी दस्तावेज को देख सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों को निरीक्षण का अधिकार, दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण का अधिकार। सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण आप किस तरह से कर सकते हैं। आप कहिए कलेक्टर साहब बोलो, बोले हम आ गए, बोले तुम कौन, हम देश के नागरिक, हाँ बोलो बोलो बोलो। बोले हमको ये अधिकार, हमको ये चाहिए कि हमारी क्षेत्र में कितने पैसे के पीडब्ल्यूडी के कार्य हो रहे हो, कितनी सड़क कब तक बन पाएगी, हमको ये चाहिए, कागज चाहिए, कितना बिल बना के दिया आपने। कलेक्टर साहब को देना पड़ेगा। सूचना के अधिकार के तहत इस तरह से अपन सूचनाएं ले सकते हैं। और इस सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आया है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। बात स्पष्ट है। अब कोई कहे, कोई नागरिक आके क्या कह दे, कोई नागरिक आके कहे हे प्रधानमंत्री जी, वो कहेगा बोलो, बोले हमको सूचना दो। बोले क्या, अपना परमाणु बम कहां रखा है, बोले हमको सूचना दो, बोले हमको सूचना दो, क्या सूचना दो, बोले अपनी जो मिसाइलें रखी हैं वो कहां रखी हैं बताओ जरा। तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे हे नागरिक, अत्यंत सम्मानीय नागरिक, देशवासी, ये सूचना हम आपको नहीं दे सकते। कहीं आपने टेलीफोन कर दिया इमरान खान को तो गड़बड़ हो जाएगा, चाइना को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी अब आप समझिए, आप खुद निर्धारित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा कि कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो नहीं दी जा सकती। आधार वही रहेगा बेटा, देश की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा से संबंधित जो विषय होंगे उन पर सूचनाएं देने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकती है। कौन मना कर सकती है, सरकार। बोले हे नागरिक सड़क की सूचना ले लो, परमाणु बम का तुम क्या करोगे, डीआरडीओ में कौन सा अनुसंधान चल रहा है कि क्या करोगे। तो कुछ सूचनाएं हैं, यानी 11 विषय ऐसे हैं, 11 विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती।
जिनके संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती। मित्रों, आधार एकदम स्पष्ट है। आधार क्या है? न देने का आधार क्या है? बोले सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं है। बोले बिल्कुल अवमानना नहीं है। बोले ना देने का आधार क्या है? ना देने का आधार देश की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता आधार है। एकता व अखंडता आधार है इसका। इस निर्णय का आधार क्या है? ऐसा निर्णय हमने क्यों लिया? बोले राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचना अपन नहीं दे सकते। कौन सी सूचना नहीं दे सकते बेटा? विदेशों से प्राप्त गुप्त सूचना नहीं दे सकते हम। देश की सुरक्षा से संबंधित सूचना नहीं दे सकते। देश की सुरक्षा और क्या बोले वैज्ञानिक और जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक एवं रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान है, वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान से संबंधित सूचना है, इनको नहीं दिया जा सकता। आधार वही है मित्रों, देश की एकता और अखंडता। इस तरह से 11 विषय हैं जिनके संबंध में सूचना देने से मना किया जा सकता है। बात एकदम समझ रहे हैं ना? अब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसको हमें पेटेंट करना है WIPO में। कहां पेटेंट करना है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO में हमको पेटेंट करना है। अब कोई कहे कि अपनी रिसर्च से अभी पूरी नहीं हुई, हमको सूचना दे दो, हम कहेंगे नहीं दे सकते। अनुसंधान से संबंधित सूचना, तो इन विषयों पर सूचना नहीं दे सकते। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती, जैसे DRDO है। DRDO से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं दी जा सकती सूचना। बात समझ रहे हैं ना? और इसमें जो संप्रेषण का माध्यम भी होता है ना DRDO, वो क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी। आप समझ रहे होंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? साइंस ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन, यानी गुप्त संचार का माध्यम। गुप्त संचार होता है इसमें। साइंस ऑफ गुप्त संचार का विज्ञान होता है क्रिप्टोग्राफी। साइंस ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। तो इस माध्यम से सूचनाएं यहां पे प्रसारित किया है। लेकिन इस आम नागरिक को ये सूचनाएं देने से क्या किया जा सकता है मित्रों? मना किया जा सकता है। सूचना लेने का तरीका क्या है? मैकेनिज्म क्या है? RTI की सूचना का अधिकार की क्या मैकेनिज्म है? जल्दी से बता दो ना, बोलो ना भाई, क्या मैकेनिज्म है? आप जाएंगे किसी भी कार्यालय में आप जाइए, सुबह सुबह नाश्ता करके जाइए, वहां पे एक होगा PIO। कौन होगा? PIO, लोक सूचना अधिकारी। कौन अधिकारी? लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन लाला? पब्लिक इंफॉर्मेशन और कौन? जल्दी बोल दो ना, ऑफिसर। ये लोक सूचना अधिकारी से कहिए कि हमको आपके कार्यालय की फला सूचना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी कहेगा आपका स्वागत है, हे देश के नागरिक, स्वागत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। किसने कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने। लोग कहे व अभिव्यक्त तब सकते हैं जब वे जाने, और एक निर्धारित शुल्क और निर्धारित समय में सूचना प्रदान कर दी जाती है। निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित समय में सूचना प्रदान कर दी जाती है। अब आप कहिए हमें अभी खड़े खड़े सूचना दीजिए, तो नहीं, कुछ समय, भैया 2 दिन का समय दीजिए, हम सूचना को कलेक्ट करेंगे, ऑथेंटिक सूचना आप तक पहुंचाएंगे। अगर PIO आपकी बात नहीं माने, निर्धारित समय में सूचना नहीं मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? अपील की जा सकती है। अपीली अधिकारी के पास जा सकते हैं, उस कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। और अपील पे भी अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो और वरिष्ठ के पास, अंत में आपको सूचना मिल जाएगी। और ये जो PIO महोदय हैं, इन PIO महोदय पे हो सकता है अर्थदंड की कार्यवाही भी हो जाए।
समझ रहे हैं ना बात को? तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अच्छा तरीका है या नहीं, बोलो ना भाई। अब आप किसी भी लोक सेवा आयोग से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लोक सेवा आयोग से, कि हे लोक सेवा आयोग हमको हमारे अंक बताओ। लोक सेवा आयोग कहेगा हाँ ले जाओ, आ जाओ। पीएससी से कहेंगे हमको अपनी कॉपी देखनी है, बोले आ जाओ, देख जाओ अपने फेल होने का नजारा। आप आराम से वहां आयोग में जाते हैं, कॉपी 0 मिला है, 1 मिला है, 3 मिले हैं, देख के आइए, एकदम ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह पारदर्शी। यूपीएससी में जब पहली बार मुद्दा उठा कि हमको अंक बताए जाए आईएएस के, तो यूपीएससी ने कितना बढ़िया कमेंट किया। यूपीएससी ने कहा हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। तो जो अपील करने वाला था, जो आवेदक था, उसने कहा हे यूपीएससी, अगर आप अपनी हर सूचना राष्ट्रपति को ही देते हैं तो रिजल्ट क्यों निकालते हो? रिजल्ट भी राष्ट्रपति को ही दो, और राष्ट्रपति उस रिजल्ट को संसद में रखेंगे और संसद से फिर हमको प्रसारित होगा। यूपीएससी का मैकेनिज्म क्या है? यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति जी उसे सदन के पटल पर रखवाता है। लेकिन अभ्यर्थी से यूपीएससी ने कहा हम आपको आपके अंक नहीं बताएंगे। बोले क्यों? बोले हम यह सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब ना बताने का तरीका। तो अभ्यर्थी ने केंद्रीय लोक सूचना में आयोग में भी अपनी बात की, सीआईसी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। उन्होंने कहा यदि यूपीएससी अपनी हर बात राष्ट्रपति को बताता है तो रिजल्ट क्यों घोषित करता है? तो यूपीएससी को निर्देशित किया भाई अंक बताओ। आप देखिए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग भी आपके अंक प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के बताने लगा है, कट ऑफ भी बताने लगा है, किस वर्ष कितना कट ऑफ गया है। ये समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होगी सूचना के अधिकार के तहत। मेरा गांव जगमग हो गया किसके तहत? सूचना के अधिकार के तहत। अब आंकड़े झूठे हैं या किताबी हैं ये नहीं, आप देख सकते हैं खुद। नहीं तो एक पंक्ति याद आती है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अधिकारी तो ये कहते थे ना ये गांव बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर आरटीआई नहीं होती तो वही रिपोर्ट कहां जाती? मुख्यमंत्री जी के पास, वही विधानसभा में जाती और वहां पर तालियां बज जाती, वाह 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 देश ने विकास कर लिया, देश शौचालय मुक्त हो गया। शौचालय मतलब खुले में शौचालय मुक्त हो गया। लेकिन अब क्या है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। इस बात को अपन तहकीकात कर सकते हैं ना सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत। एक प्रश्न लिखते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, जिसके पूछने की संभावना ज्यादा है, और उसको एनालिसिस करते हैं। सूचना के अधिकार से प्रश्न लिखते हैं, सूचना के अधिकार के लाभ बताइए। सूचना के अधिकार के, सूचना के अधिकार के लाभ बताइए, फायदे बताइए, क्या हुआ? प्रश्न एवं सूचना के अधिकार के समक्ष सूचना के अधिकार के समक्ष उपस्थित समस्याओं का विश्लेषण करें। उपस्थित समस्याओं का विश्लेषण करें एवं उनका समाधान बताएं। समाधान बताएं। ये प्रश्न सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार से क्या हुआ है, लाभ क्या हुए हैं सूचना के अधिकार से, और इसमें क्या हमारे पास चैलेंज है, और अगर हम चैलेंज है तो उनका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। सूचना के अधिकार से जो अपने को लाभ हुए हैं आप ही खुद लोग बता सकते हैं। आप लोग, पहली बात तो पारदर्शिता आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। पारदर्शिता आई है, यानी अब सरकारी निर्णय जानने का अधिकार है।
यानी अब निर्णय का आधार पता चलता है। निर्णय का क्या पता चलने लगा बेटा? निर्णय का आधार क्या है? आधार पता चल जाता है, पता चलता है। और देश का नागरिक भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। हमारी सड़क का बजट 10 करोड़ रुपया और बढ़िया सड़क बन गई, पारदर्शिता आ गई है। दूसरी बात क्या है? अगर अब पता चल गया कि यह सड़क 1 महीने में बनेगी, अब यह पता चल गया कि राशन कार्ड 7 दिन में बनेगा, अब यह पता चल गया वन इंडिया वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होगा, तो बोलो हम अफसरों से, अधिकारी वर्ग से ये कह सकते हैं ना कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ? बोलो कह सकते हैं या नहीं? यानी अधिकारियों के मध्य क्या आ जाएगी? इससे जवाबदेहिता आ जाएगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई है मित्रों, जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई। कई लोग कहते हैं हे देशवासी, हे सरकार मेरा बताओ मेरा अधिकार क्या है? तो आरटीआई के तहत देख लो तुम्हारे कितने अधिकार हैं। नागरिकों को अपने अधिकार जानने का अवसर मिला है। नागरिकों को अपने अधिकारों को जानने का अवसर मिला है, अपने अधिकारों को जानने का अवसर मिला है, अवसर मिला है, अवसर मिला है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? नागरिक समाज अपने अधिकार जान सकता है। पारदर्शी शासन व्यवस्था उभर के आई है, जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई है। और अल्टीमेटली इससे क्या हुआ? क्या हुआ? बोले नागरिक सशक्तिकरण हुआ, नागरिक सशक्त हुआ है मित्रों, नागरिक सशक्तिकरण बढ़ा है इससे। और आज एक सशक्त नागरिक उभर के सामने आया है। सूचना के अधिकार के लाभ, बोले इसके साथ समस्या क्या है? सूचना के अधिकार में क्या समस्या है आप ही बताइए। सूचना के अधिकार की समस्याएं क्या है और समस्याएं फिर हम इनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। सूचना के अधिकार की समस्याएं, आरटीआई की समस्या, समस्याएं क्या की बेटा? आरटीआई में सूचना के अधिकार की समस्याएं क्या है? जागरूकता का अभाव है, लोगों को पता ही नहीं है कि आरटीआई हासिल है या नहीं। बोले जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव। और क्या बोले? प्रशासन का असहयोगपूर्ण रवैया है। प्रशासन सहयोग नहीं करता है, प्रशासन कहता है हाँ चलो ठीक है सूचना सूचना छोड़ो। एक बार क्या हुआ? एक व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत आवेदन लगाया कार्यालय में, उसने कहा हमें सूचना चाहिए, बोले 7 दिन बाद आ जाओ। और सूचना में वो लोग सूचना अधिकारी फंसने वाले थे। जब 7 दिन बाद गया तो उसने कहा 2 लाख रुपए जमा कराओ तुम्हें सूचना मिल जाएगी। बोले क्यों? बोले सूचना 1 लाख पन्नों में है, इसकी फोटोकॉपी कराने के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। अब बताइए 2 लाख रुपए नागरिक के पास आएंगे कहां से भैया? जागरूकता का अभाव, ये प्रशासन का असहयोगपूर्ण रवैया रहता है। और जो आरटीआई कार्यकर्ता है, जैसे किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने क्या ले लिया? सूचना ले ली, ग्रहण कर ली सूचना, और वो सूचना से कोई अधिकारी या कोई बड़ा आदमी फंसने वाला है तो उसकी हत्या भी हो सकती है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का मसला है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा 2005 में सत्येंद्र दुबे नाम के एक सिविल इंजीनियर थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, NHAI में, और इनकी हत्या हो गई। बिहार में सत्येंद्र दुबे जी पोस्टेड थे। बिहार में सत्येंद्र दुबे की पोस्टिंग थी और इन्होंने मसला उठाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कि ये सड़क ठीक नहीं बन रही हो, और अधिकार और किसके तहत? आरटीआई के तहत सूचना लेके उस ठेकेदार के खिलाफ ही शिकायतें दर्ज कर दी। आरटीआई कार्यकर्ता। और हुआ ये
कि वो शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक पहुंच गई और वाजपेयी जी ने उसको बिहार में, ये गलती कहेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय की, उसी अधिकारी को उसका क्या बना दिया, नोडल ऑफिसर बना दिया, सुपरवाइजिंग ऑफिसर बना दिया, जो मूलतः उसमें लिप्त था, वरिष्ठ अधिकारी था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने वो फॉरवर्ड कर दिया और कहा ये फला फला अधिकारी इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब जांच कौन कर रहा है? जिसके खिलाफ शिकायत है, पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और जैसे वहां जांच पहुंची तो कुछ लोगों ने सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी। ये जा रहे थे, रात में ट्रेन से गए थे और ट्रेन के बाद ये अपने रिक्शे में बैठे हुए थे और रिक्शे में बैठे थे, रात में जा रहे थे, इनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया है। जैसे मध्य प्रदेश में ही व्यापम घोटाला हुआ, एमपी में, और व्यापम में आरटीआई कार्यकर्ता कौन है? कौन है? आशीष, जो ग्वालियर के आशीष भारद्वाज, आशीष, ये आरटीआई कार्यकर्ता, तो इनकी सुरक्षा के लिए बड़े प्रबंध हैं। पुलिस रहती है, 24 घंटे गार्ड रहता है इनके पास, गनमैन रहता है इनके साथ, क्योंकि व्यापम से संबंधित सूचना इन्होंने प्रकाशित की, सूचना इन्होंने प्राप्त की और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। तो ये हमारे पास समस्या है, जागरूकता, लोगों को पता नहीं है कि इस तरह की सूचनाएं लोग प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह की प्रशासन किस तरह से असहयोग कर सकता है। तो इनका समाधान हम कैसे निकालेंगे मित्रों? हम इनका समाधान कैसे खोजें? समाधान क्या है मित्रों इन समस्याओं का समाधान? पहली समाधान क्या है कि जन जागरूकता, जन जागरूकता का प्रसार किया जाए, जनता को बताया जाए कि आरटीआई ये सूचना का अधिकार आपको प्रदान है, प्राप्त है, और इसको आप, इसके माध्यम से आप किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है मित्रों कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाए और कहा जाए भैया सूचना का अधिकार आपको तय समय सीमा में, कहां? बोले निश्चित समय सीमा में प्रदान करो, निश्चित समय सीमा में प्रदान करो, सूचना का अधिकार प्रदान करो। तो जन जागरूकता का प्रसार, सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण। तीसरी बात क्या है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो तीसरी बात है, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए मित्रों, सुनिश्चित की जाए। चौथी बात क्या है? कई बार लोग सूचना का अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं? गलत सूचना दे देते हैं। तो गलत सूचना, अगर कोई कार्यालय गलत सूचना देता है तो उस पर क्या होना चाहिए? दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो गलत सूचना देने पर दंड का प्रावधान, गलत सूचना या सूचना के अधिकार का दुरुपयोग, सूचना के अधिकार का दुरुपयोग, अधिकार का दुरुपयोग करने पर क्या होना चाहिए मित्रों? क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, दांडिक प्रावधान होना चाहिए, दांडिक प्रावधान होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। तो ये समाधान है सूचना के अधिकार को फलीभूत करने के लिए, और सूचना का अधिकार ताकि प्रभावशाली तरीके से काम करे और पारदर्शी और प्रतिबद्ध शासन व्यवस्था सुनिश्चित हो और नागरिक समाज का सशक्तिकरण हो। हम अगली कक्षा में स्वतंत्रता के अन्य अधिकारों का विश्लेषण करेंगे और उन पर युक्त निर्बंधन की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।